हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। कर्मभूमि उपन्यास कथा वस्तु के बारे में पढ़ने से पहले वो किस प्रकार का उपन्यास है ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आरंभ करते हैं कि कर्मभूमि उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि कला के सफल संयोजन का परिणाम है। ये एक सामाजिक उपन्यास है जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। आदर्शमुखी यथार्थवाद से ओतप्रोत कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद की एक प्रौढ़ रचना है जो हर तरह से प्रभावशाली बन पड़ी है। प्रेमचंद समस्या मूलक उपन्यासकार माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक विभिन्न प्रकार की समस्याएं मिलती हैं। उनके प्राय सभी उपन्यासों में एक प्रमुख समस्याएं मिलती है। प्रस्तुत है प्रेमचंद द्वारा लिखित कर्मभूमि उपन्यास की कथावस्तु। किसी भी उपन्यास में कथावस्तु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संपूर्ण उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है वे कथावस्तु कहलाती है। कर्मभूमि में लाला, समरकांत, अमरकांत और सुखदा से संबंधित घटनाएं मुख्य कथा के अंतर्गत आती हैं और सकीना, सलीम, शांति कुमार, रेणुका, मुन्नी, भिखारिन आदि के प्रसंग आदि को गौण कथा के अंतर्गत रखा गया है। इस उपन्यास में मुख्य कथा और गौण कथा में खास प्रकार की तारतम्यता है। ये एक दूसरे की प्रमुख बनकर प्रभाव में दधित करने का कार्य करते हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवादी शैली को अपनाया है। इसका अभिप्राय ये है कि उन्होंने प्रारंभ में पात्रों के अवगुणों को दिखाया है जो कि स्वाभाविक भी है, किंतु कथा के अंत तक पहुँचते पहुँचते सभी पात्रों को आदर्श मार्ग पर मोड़ लिया है। अमरकांत सामाजिक विचारधारा का सर्वमानी पात्र था। वे चरखा काटकर व्यापारियों के यहाँ हिसाब किताब रखकर अपनी शिक्षा का खर्च निकालता था और अपनी कठिन परिश्रम पर मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। समरकांत उसका विवाह लखनऊ के एक धनी विधवा रेणुका की पुत्री सुखदा से कर देती है जो इन्हीं की तरह धन कमाने और संचार करने में विश्वास करती है। आगे उपन्यासकार ने अमरकांत के विचारधारा को बदलने के लिए दुकान पर चोरी की माल बेचने आए काले खां तथा शराबी गोरों और मैम द्वारा सोने के जंजीर बेचने और भिखारिन द्वारा गोरों को आहत करने की घटना का आयोजन किया है, जिससे अमरकांत पूर्णतः पिता के व्यापार से घृणा करने लगता है। अमरकांत की मुलाकात वृद्ध पठानी और उसकी पोती सकीना से कराकर लेखक ने कथा में सरास्ता का संचार किया है। आगे अमरकांत को सकीना से प्रेम होता है। जब अमरकांत और शांति कुमार के सेवा आश्रम में काम करने लगता है तो उससे शुद्ध
होकर समरकांत घर से निकाल देता है। अमरकांत अपनी बहन, पत्नी और नौकरानी के साथ 10 रुपये के किराए के मकान में रहने लगता है। वे खादी बेचकर और सुखदा बालिका विद्यालय में नौकरी करके घर का खर्च चलाती है। नैना का विवाह मनीराम से होता है, जो दुराचारी है। सलीम कलेक्टर बनकर उसी गांव में जाता है जहां अमरकांत रहता है। अमरकांत अपने गांव के किसानों का लगान माफ़ कराने का अनुरोध न माने जाने पर एक सभा का आयोजन करता है। उसमें उसके जोशीले भाव से उत्तेजित होकर किसान विद्रोह करने पर उतारू हो जाते हैं और अमरकांत को पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। उसी समय अमरकांत को प्रशासक मुन्नी गांव वाले को पुलिस के खिलाफ भड़काती है। इसी कारण मुन्नी पर मुकदमा चलाया जाता है। अंत में नैना की मृत्यु के पश्चात धनीराम ने अपनी ज़मीन गरीबों को दान कर दी। म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुरोध पर न केवल सभी कैदी छोड़ दिए गए, अपितु सलीम, अमरकांत 5 व्यक्तियों की कमेटी किसानों की लगान माफ़ करने हेतु नियुक्त की गई, जिसके प्रयासों से वर्ग संघर्ष समाप्त हुआ तथा एक स्वास्थ्य समर्पण प्रसन्न समाज का निर्माण हुआ। ये उपन्यास यहीं पे समाप्त होती है। मैंने बहुत ही मतलब कि बहुत ही छोटा करके उसको बहुत ही समीक्षा करके आप सबके सामने प्रस्तुत की हूँ। चलिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय।